पठानकोट छावनी का इलाका शुरू हो गया था। मुझे दूर छोटे छोटे टीलों में घिरी हुई फौजी बैरक्स और एक तरफ खड़े फौजी ट्रक नजर आए। बैरक के दरमियान एक जगह रेजिमेंट का परचम लहरा रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। सड़क के दरमियान एक जगह रुकावट लगी थी और 2 सिपाही कांधों पर स्टेन गने लटकाए खड़े थे। टैक्सी रुक गई। शख्स सिपाही टैक्सी के करीब आए और मुझे सलूट किया और तेजी से बांस ऊपर उठा दिया। टैक्सी आगे निकल गई। मैं गौर से एक एक चीज को देख रहा था। रेजिमेंट के बैरक नुमा दफ्तर के बाहर टैक्सी रुक गई। 2 हिंदू सिपाही दफ्तर की सीढ़ियों के आगे मुस्तैद खड़े थे। एक जानिब 2 फौजी जीपें और एक ट्रक खड़ा था। मैंने टैक्सी वाले को रुखसत किया और ब्रीफकेस उठाए दफ्तर की तरफ बढ़ा। दोनों फौजियों ने मुझे सलूट किया और अपनी जगह पर उसी तरह टेंशन खड़े हो गए। रेजिमेंटल ऑफिस का दरवाजा बंद था। मैं बड़ी शान और एतमाद से सीढ़ियां चढ़ता हुआ बरामदे में आया और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। बाहर कैप्टन बलराम वर्मा की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैं समझ गया कि ये वही कैप्टन वर्मा है जिसका तस्करा अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस के जवान ने किया था। अंदर से आवाज आई, यस कम इन। मैं अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा कमरा बिजली के हीटर से गर्म हो रहा था। मेरी वर्दी और रैंक देखते ही पुख्ता उम्र का गोल मटोल हिंदू कैप्टन वर्मा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने खटाक से सल्यूट किया और बोला, सर। दीवार पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और भारतीय वजीर आजम मिसेस इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम कैप्टन वर्मा हो? आई एम श्योर। वो बोला, यस सर। कैप्टन वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्लीज टेक अ सीट। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो अभी तक खड़ा था। मैंने उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, एट ईज कैप्टन। वो थैंक यू सर कहता हुआ बैठ गया। अब वो ये मालूम करने को बेताब था कि मैं कौन हूँ और छावनी में क्या करने आया हूँ। उसने मेरे कांधे पर मेजर के ओहदे के फूल और क्राउन के नीचे आर्टिलरी का मोनोग्राम पढ़ लिया था। मैंने कहा, मैं मेजर केवल कृष्ण हूँ, 13वीं राजपूत आर्टिलरी। कैप्टन वर्मा उछल कर खड़ा हो गया। सर, आपका तो हमने बहुत इंतजार किया, मगर आप तो सिक लीव पर थे। मैंने हाथ तापते हुए कहा, यस कैप्टन, मैंने मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ली थी, मगर तुम जानते हो आजकल भारतवर्ष के हालात कैसे हैं। मैंने छुट्टी कैंसिल करवा दी। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। वो बोला, वेरी गुड सर, मोस्ट वेलकम। फिर वो मेज की दराज में से एक फाइल निकाल कर देखने लगा। बोला, सर आपके ID कार्ड गुम होने की हमें रिपोर्ट मिली थी। मैं जरा छिटका, फिर फौरन हंसकर बोला, ओह यस, मगर गुड लक हुई। ID कार्ड मेरे बेडरूम के क्लोजेट से मिल गया। ये देखो। मैंने बटुए से मेजर किशन वाला कार्ड निकाल कर कैप्टन वर्मा की तरफ बढ़ाया, जिस पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी। वो बोला, थैंक गॉड सर, मगर आपने रिपोर्ट नहीं की। मैंने कहा, अभी हमारी रिपोर्ट लिख लो और जालिंधर कैंट हमारी रेजिमेंट को भी इन्फॉर्म कर दो। उसने कहा, ओके सर, चले आपको कमरा दिखा दूं। आपने लंच किया है और आपका लगेज कहाँ है? मैंने बताया कि मेरा सामान बाद में आएगा। मैं ज्यादा सामान साथ रखा भी नहीं करता। जिन्हों कैप्टन, हर वक्त फॉल इन की पोजीशन में रहता हूँ। हाँ, लंच मैंने अभी नहीं किया। आई फील हंग्री। वो बोला, सर आप नहा ले, मैं अभी मेस से लंच भिजवाता हूँ। वो मुझे दफ्तर के अकब में एक लंबी बैरक के कोने वाले कमरे में ले गया। लकड़ी के फर्श पर दरी, एक सोफा और पलंग बिछा हुआ था। खिड़की पीछे एक दीरान खाई की तरफ खुलती थी, जिसके आगे टीलों का सिलसिला था, जहाँ चीर और सफेदे के दरख्त उगे हुए थे। बाथरूम साथ ही था। वो बोला, सर इतनी अच्छी जगह नहीं है, मगर सर ये पठानकोट कैंट है। उसने तहगा लगाया तो मैंने भी उसका साथ दिया। जब वो अंदर चला गया तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया। आईने के सामने खड़ा होकर अपना अक्स देखा। मैं मेजर कृष्ण नहीं था, मगर इस वर्दी में बिल्कुल मेजर लग रहा था। मुझे सबसे पहले अपने लिए एक रिवॉल्वर इशू करवाना था, फिर तोपखाने की तनसीबात की अहम तरीन फाइल का मुताला करके उस तोप की पोजीशन मालूम करना थी जिसका रुख लाहौर की तरफ था और जिसको तबाह करने के लिए मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। और अब मैं एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता था। मेरी नकी हैसियत तस्लीम कर ली गई थी और मैं उससे हर मुमकिन फौरन ही फायदा उठा लेना चाहता था। कैप्टन वर्मा अर्दली के साथ खाना लेकर आ गया। खाना कांसी की थाली में ढका हुआ था। सर भोजन कीजिए, कैप्टन वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और खाना मेज के बीच में रख दिया। कैप्टन वर्मा रेजिमेंट के बारे में बातें करने लगा। उसका लहजा खुशामदाना था। मैं भी उसकी हौसला अफजाई करने लगा। वो बेहद खुश हुआ। मैंने बातों ही बातों में अपने लिए रिवॉल्वर इशू करवाने का जिक्र किया। नया रिवॉल्वर इशू करवाना कोई आसान बात नहीं होती। यही हुआ। कैप्टन वर्मा बोला, सर आपको अपना रिवॉल्वर साथ लेकर आना चाहिए था। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मगर डोंट वरी सर, आई विल सी टू इट। मैंने कैप्टन वर्मा को यह तासुर दिया कि अपना रिवॉल्वर जालिंधर कैंट की रेजिमेंट में जमा करवा दिया था। वो बोला, नो प्रॉब्लम सर, हम रेजिमेंटल ऑफिस को लिख देंगे कि मेजर साहब को नया रिवॉल्वर इशू किया जा रहा है। ये मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में इस किस्म की रिपोर्ट पीछे जालिंधर कैंट को दी जाए। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, खामखा ऑफिस रूटीन का लंबा चक्कर शुरू हो जाएगा। वो बोला, ओके सर, यू आर द बॉस, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने खाना खाकर बाथरूम में जाकर मुंह हाथ साफ किया, फिर कैप्टन वर्मा के साथ ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर रेजिमेंटल हेड की हैसियत से बैठ गया। मुझे वहां की दफ्तरी कार्रवाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग के बायस मुझे इब्तदाई मालूमात जरूर हासिल थी। सर, जालिंधर कैंट से अभी आपकी कंफर्मेशन रिपोर्ट हमारे ऑफिस को नहीं मिली। आप अपने साथ ही ले आते तो अच्छा था। मैंने कहा, मैं डलहौजी छुट्टियां गुजार रहा था, लेकिन बस मशरकी पाकिस्तान की सियासी हालत देखकर सीधा यहाँ आ गया। मैंने जालिंधर कैंट को इतला कर दी थी, वहां से कल परसों तक मेरा ज्वाइनिंग अथॉरिटी लेटर आ जाएगा।
कैप्टन वर्मा ने जेब से सिगरेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप हमारी रेजिमेंट के आला ऑफिसर हैं। सिगरेट? मैंने कहा शुक्रिया और मैंने एक सिगरेट निकाल लिया। कैप्टन वर्मा ने उठकर लाइटर से मेरा सिगरेट सुलगाया। मैं यूं ही एक फाइल खोलकर देखने लगा। कैप्टन वर्मा ने उसी वक्त फोन पर दूसरे जूनियर ऑफिसर्स को बताया कि मेजर कृष्ण ने चार्ज संभाल लिया है। उसके बाद कुछ हिंदू जूनियर अफसर मुझे मिलने आ गए। नौजवान दुबले पतले हिंदू लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट थे। 2 सिख कैप्टन भी थे। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। रात को उन्होंने ऑफिसर्स मेस में मुझे पुरतकल्लुफ डिनर दिया। कैप्टन वर्मा सुरूर में था। मैंने उसकी हालत से फायदा उठाते हुए बहुत सी मालूमात हासिल कर ली। मुझे पता चला कि जिस ताकतवर तरीन तोत की तलाश में मैं वहां आया था उसका नाम यहाँ प्रिया रखा गया था। डिनर में कुछ भारतीय अफसरों की बीवियां भी कीमती साड़ियां पहने मौजूद थी। कैप्टन वर्मा ने अभी तक शादी नहीं की थी। बोला, सर इंडियन औरतें मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी जापानी औरत से शादी करना चाहता हूँ। डिनर पार्टी रात 12 बजे तक जारी रही। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। अभी तक मेरा मिशन बिल्कुल ठीक जा रहा था। उन लोगों पर मैंने अपना असर डाल लिया था। सुबह मुझे प्रिया नामी तोप की पोजीशन मालूम करनी थी। मेरे राज के फाश हो जाने का कदम कदम पर खतरा था। चुनाचे मैं अपने अमल को तेजतर करना चाहता था, मगर मुश्किल ये थी कि हर बात मेरे इख्तियार में नहीं थी। तोप के मोर्चे तक पहुंचकर उसे तबाह करना इतना आसान काम नहीं था। इसमें बहुत सी रुकावटें और कबाहतें हायल थीं जो मुझे दूर करना थी। ये भी इत्मीनान की बात थी कि असल मेजर कृष्ण ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए उसके असली दस्तखतों का नमूना रेजिमेंटल ऑफिस में नहीं पहुंचा था। उसकी जगह मैं वहां आ गया था और मैंने अपने दस्तखत एक सादा कागज पर करके फाइल करवा दिए थे। ये नकली कृष्ण के दस्तखत थे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बना लिया था। ये अंग्रेजी के दस्तखत थे। मैंने हिंदी के दस्तखतों की भी मशक पर रखी थी कि शायद कभी किसी जगह करने पड़ जाए। मेरे पास उस वक्त 700-800 रुपए के भारतीय करेंसी नोट ही रह गए थे, मगर अब मुझे रुपयों की परवाह नहीं थी। दूसरे दिन यूनिट का झंडा लहराने की रस्म के बाद मैं ऑफिस में आकर बैठ गया और मुख्तलिफ फाइलों का मुताला करने लगा। इनमें सिवाय सप्लाई एंड बैलेंस, इंतजामी उमूर, महकमाना कार्रवाइयों, अखराजात, एमुनिशन और राशन पानी की तफसील के सिवा कुछ नहीं था। दफतन एक सिख सूबेदार मेजर ने कमरे में दाखिल होकर सैल्यूट किया और कहा, सर क्वार्टर मास्टर सूबेदार मेजर बलविंदर सिंह हाजिर है। मैंने सर उठाकर पूछा, वेल सूबेदार क्या बात है? वो बोला, सर घी का राशन सिर्फ आज का रह गया है, कल यूनिट के जवानों को पूरियां नहीं मिलेंगी, कैप्टन वर्मा को रिपोर्ट करो। मैंने कहा और सिख सूबेदार सैल्यूट करके चला गया। मैं लोहे की अलमारी के पास खड़ा हो गया और अंदर रखी फाइलों और कागजात का जायजा ले रहा था। जहाँ भी मुझे कोई काम की चीज न मिली। इतने में लेफ्टिनेंट कपूर ने अंदर आकर सैल्यूट किया और बोला, सर यूनिट का मुआयना तैयार है। मैं समझ गया कि मुझे सुबह यूनिट के जवानों का मुआयना करना होगा। मैंने कहा, कैप्टन मल्होत्रा से कहो वो इंस्पेक्शन कर लेगा, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। ओके सर, ये कहकर वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन वर्मा आ गया। सैल्यूट करने के बाद बोला, सर आपको कौन सी फाइल चाहिए मुझे ऑर्डर करें, आप नए हैं पता नहीं चलेगा। मैंने अलमारी बंद कर दी और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, यूं ही दफ्तर की फाइलों पर एक नजर डाल रहा था। कैप्टन वर्मा भी बैठ गया। मैंने कहा, घी का राशन खत्म हो गया है क्या? क्वार्टर मास्टर बलविंदर सिंह आया था। कैप्टन वर्मा ने कंधे उचका दिए। जांगली है सर, घी के 13 कनस्तर स्टोर में पड़े हैं, सब ठीक है सर। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप विष्णु हैं, मगर मेरा मतलब है आप विष्णु देव की पूजा नहीं करते। मैंने कहा, वो कैप्टन बात यह है कि इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती पूजा पाठ करें, अब पूजा करें या यूनिट संभालें। वो बोला, मैं समझ गया सर, मैं भी शिवरात्रि को ही पूजा पाठ करने यहाँ शहर के मंदिर जाता हूँ। अब मैंने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए कहा, कैप्टन मैं अपनी पोजीशनों की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तुम जानते हो हमारा हमसाया मुल्क असलहा जमा कर रहा है, हमें चौकस रहना होगा। वो बोला, वो तो जांगी लोग हैं सर, इस बार हम पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाएंगे कि याद करेगा। मैंने कहा, मगर हमारी तोपों की रेंज पाकिस्तान की रानी तोपों के मुकाबले में बहुत कम है, सिवाय एक तोप के। मैंने कैप्टन वर्मा के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, यही प्रिया नाम की वो बड़ी तोप थी जिसकी मार लाहौर तक थी। कैप्टन वर्मा मेज पर आहिस्ता से हाथ मारकर बोला, सर यही तो वो गन है जो लाहौर शहर की ईंट से ईंट बजा देगी। इतनी बड़ी तोप साउथ ईस्ट एशिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। मैंने कहा, मैं प्रिया तोप की इंस्पेक्शन करूंगा। वो बोला, आप जीओसी हैं सर, अभी चलिए। कम ऑन कहकर मैं कुर्सी से उठा और कैप्टन वर्मा के साथ बाहर आ गया। हम एक फौजी जीप में सवार हो गए। जीप रेजिमेंटल सेंटर से निकलकर टीलों की जानिब रवाना हो गई। ये मैदानी इलाका भी था और पहाड़ी भी, कहीं घने दरख्तों के झुंड थे और कहीं पहाड़ी तोते खड़े थे। हमारी जीप एक पहाड़ी पर चढ़ने लगी। ऊपर एक छोटा सा मैदान था जहाँ 4 गार्ड पहरा दे रहे थे। हमारी जीप एक तरफ रुक गई। उन्होंने हमें सैल्यूट किया। कैप्टन वर्मा बोला, सर वो देखिए, वो सामने वाली टेकरी के अंदर प्रिया तोप का मोर्चा है। मैंने कहा, वेरी गुड, भगवान हमारी रक्षा करेगा। ये कहकर मैं कैप्टन वर्मा के साथ टेकरी की तरफ पड़ गया। जहाँ टेकरी के अंदर एक गोल कमरा सा बना दिया गया था जिसके वस्त में एक बहुत बड़ी तोप नस्ब थी। तोप का आधा धाना दीवार के एक सुराख से निकला हुआ था। गनमैन एक तरफ कतार में खड़े थे। कैप्टन वर्मा मुझे तोप के पास
पास ले गया और उस पर हाथ रखकर बोला, सर ये लाहौर के दुश्मन है, इसका गोला यहाँ से फायर होकर लाहौर में तबाही मचा देगा। दूसरा गोला थोड़ा आगे और तीसरा गोला उसके जरा आगे। यूं 1 मिनट में लाहौर को तबाह कर देंगे और हमारे एडवांस ट्रूप्स लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, प्रिया गन शिव भगवान के प्रतीक है, इस बार हम पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त देंगे। मैंने ऊपर से तो यही कहा मगर दिल में नाउजुबिल्ला पड़ने लगा। मैंने वाकई इतनी बड़ी तोप किसी जंगी फिल्म में भी नहीं देखी थी। गन का ब्रीच मेरे कद के बराबर था। ब्रीच में हवा के लिए सुराख बने हुए थे। ब्रीच में तोप की जान होती है, अगर ये खराब हो जाए तो तोप फायर नहीं कर सकती। मैं तोप का जायजा ले रहा था। मैं वापसी के लिए मुड़ा। जीप में बैठकर हम अपने यूनिट की तरफ चल पड़े। उस पहाड़ी रास्ते की तफसील मैंने अपने जहन में बिठा ली थी। यूनिट में आकर मैंने एमटी और लंगर खाने का मुआयना किया और फिर बैरकों के आगे धूप में टहलते हुए कैप्टन वर्मा से बातें करने लगा। मैंने जानबूझकर हैंड ग्रेनेड्स की मॉडर्न टेक्निक का मौजू छेड़ दिया था। मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान मुझे मालूम हुआ था कि आजकल यूरोप और दूसरे मुल्कों में नई वजह के दस्ती बम और जबरदस्त धमाका खेज पेंसिल बम भी तैयार हो रहे हैं, जो कमांडो पार्टियां दुश्मन के इलाके में अपने साथ ले जाकर असलहा खानों में किसी खुफिया जगह लगाकर वापस आ जाती हैं। मैंने कहा, कैप्टन, एक बार मैं मीरठ छावनी एक मीटिंग में गया था तो मुझे मालूम हुआ था कि हमारी इंडियन आर्मी को भी नई किस्म के पेंसिल बम वगैरह सप्लाई किए जाएंगे, मगर वो अभी तक हमारी जालिंधर कैंट में तो नहीं पहुंचे थे। वो बोला, हमारे यूनिट में तो पहुंच गए हैं सर, हमने उनका नाम हनुमान चक्कर बम रखा है। मैंने खुश होकर कहा, वेरी गुड कैप्टन, हमारा दुश्मन बड़ा ताकतवर है और उसे जदीद असलहा मिल रहा है। हमें उसके मुकाबले के लिए हर तरह से अलर्ट और वेल इक्विप्ड रहना होगा। वो बोला, दैट्स राइट सर, वी आर वेल क्यूरेटेड। गुफ्तगू के दौरान मैंने मालूम कर लिया कि हनुमान चक्कर नाम के पेंसिल बम यूनिट एमुनेशन रूम में पड़े हैं। चुनाचे शाम को अकेला ही इंस्पेक्शन करने के बहाने एमुनेशन रूम की तरफ निकल गया। मैं मेजर कृष्ण था। मुझे असलहा खाने में दाखिल होने से कौन रोक सकता था। गार्ड ने फौरन दरवाजा खोल दिया। ये एक बहुत बड़ी बैरक थी जिसके ऊपर सिवाय दफ्तर के कुछ नहीं था, मगर असलहे का जखीरा जमीन के अंदर गहरी सुरंग में था। सुरंग की दीवारों के साथ साथ एमुनेशन के बड़े बड़े क्रेट लगे हुए थे। गार्ड के 2 सिख सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैं एक एक क्रेट उठाकर देखता, उस पर लिखे हुए नंबर और यूनिट का नाम पढ़ता और ओके कहता हुआ आगे बढ़ जाता। आखिर एक जगह मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई। एक क्रेट पर पी बम लिखा हुआ था। नीचे हिंदी में एमुनेशन अफसर ने हनुमान चक्कर लिख दिया था। मैं वहां रुक गया और गार्ड से कहा कि क्रेट खोला जाए। फौरन क्रेट खोल दिया गया। अंदर स्याह रंग की 2-2 इंच लंबी पेंसिलें पड़ी हुई थीं। यही पेंसिल बम थे और मुझे इन्हीं में से 1-2 की जरूरत थी। मैं एक माहिर फौजी अफसर की तरह उनका मुआयना करने लगा। 2 इंच का पेंसिल बम था, मगर वजन उसकी लंबाई के मुकाबले में ज्यादा था। उसके ऊपर सिरे पर एक छोटा सा गोल डायल लगा हुआ था, साथ ही एक नन्हा सा सुर्ख बटन था। डायल में 1 से लेकर 4 तक अंग्रेजी में हिंसे लिखे हुए थे। मैं समझ गया कि टाइम लैप्स के लिए है। मैंने गार्ड से पूछा, इनके फ्यूज कहाँ हैं? गार्ड बोला, सर फ्यूज निकालकर अलग रखे हैं। मैंने कहा, ओके, 4 हनुमान चक्कर हमारे ऑफिस में हाजिर करो, हम इन्हें चेक करेंगे, फ्यूज अलग लेकर आना। वो बोला, ठीक है सर। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ असलहे के दम से निकलकर वापस अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि कैप्टन वर्मा को मालूम हो जाएगा कि मैंने असलहा डंप का मुआयना किया था। चुनाचे मैंने ऑफिस में जाते ही उसे फोन पर बुला लिया। उसके आने से पहले ही सिख गार्ड मुझे 4 पेंसिल बम और उनके फ्यूज ला कर दे गया था। ये मेरी मेज पर पड़े थे। कैप्टन वर्मा ने अंदर दाखिल होकर उन्हें देखा और बोला, सर ये आपने मंगवाए हैं? मैंने कहा, यस कैप्टन, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, मैं इन्हें चेक करना चाहता हूँ। मैंने जालिंधर कैंट में एक सीक्रेट मिलिट्री रिपोर्ट में पढ़ा था कि इसी किस्म के ऐसे बम भी इंपोर्ट हुए हैं जिनमें डिफेक्ट है। कैप्टन वर्मा एक पेंसिल बम उठाकर देखने लगा। ये बात है तो हमें हेडक्वार्टर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। मैंने कहा, अभी जरूरत नहीं है, मैं इस किस्म के असलहे की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मैं इसे सुबह चेक करूंगा। और मैंने कैप्टन वर्मा के सामने पेंसिल बम लोहे की अलमारी में रख कर ताला लगा दिया। उसने दबी जबान में कहा, सर अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ये असलहा हमें अपने पास रखने की इजाजत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कैप्टन मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कैप्टन ने उठकर सैल्यूट किया और बोला, दैट्स राइट सर, वैसे आप डिनर मेस में करेंगे या? मैंने कहा, तुम लोगों के साथ डिनर का लुत्फ आता है। वो बोला, थैंक यू सर। ये कहकर वो चला गया। मैंने महसूस किया कि वो कुछ संजीदा हो गया था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। उसका एक ही इलाज था कि मैं अपने अमल को तेज कर दूं और कैप्टन वर्मा को ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों के सामने रखूं। इसीलिए मैंने रात मेस में अफसरों के साथ डिनर करना मंजूर कर लिया। रात को खाने पर मैंने कैप्टन वर्मा को निगाहों से ओझल न होने दिया था, मगर मैंने देखा कि वो खामोश और संजीदा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मुमकिन है वो मेरे बारे में सोच रहा हो कि मैंने वो खतरनाक हथियार जो सिर्फ कमांडोज के काम आता है अपने ऑफिस में क्यों रखा है। ये ख्याल जहन से झटक कर मैं उस रात शुगुफ्ता मूड में हिंदू और सिख अफसरों से हंस हंस कर बातें करता रहा। दूसरे रोज मैं ऑफिस में आकर बैठा ही था कि ताजा मिलिट्री डाक आ गई। एक खत पढ़कर मेरा रंग उड़ गया। ये खत जालिंधर छावनी के ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से आया था। उसमें लिखा था कि मेजर कृष्ण अभी तक तिब्बी छुट्टी पर है, इसलिए वो
एक और ऑफिसर मेजर चरणजीत सिंह को पोस्ट कर रहे हैं, जो हफ्ते की शाम पठानकोट छावनी के रेजिमेंटल ऑफिस पहुंचकर रिपोर्ट करेगा। मैंने खत जेब में रख लिया, फिर मैं उठकर दफ्तर से बाहर आ गया। मैं बरामदे का जायजा लेना चाहता था। मुझे बाहर आते देखकर गार्ड्स एकदम अटेंशन हो गए। मैं वापस दफ्तर की तरफ आ गया और तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। ताला खोलकर चारों पेंसिल बम निकाले। वहीं अलमारी के पट की ओट में 2 बमों को फ्यूज लगाए और सुर्ख बटन आगे दबाकर छोटे डायल की बारीक सुई को 3 के हिस्से पर कर दिया। दोनों बम मैंने अपनी जेब में रख लिए, बाकी 2 को कागज में लपेटा, अलमारी को ताला लगा दिया और दफ्तर से निकलकर एमुनिशन डंप की तरफ चल दिया। असलहे के जमीन 2 जखीरे में उतरने लगा। गार्ड मेरे साथ था। मैंने उसे बताया कि मैं पेंसिल बम वापस रखने आया हूँ। मैंने क्रेट खुलवाया और जेब से बम निकालकर उसे खोलने लगा। मैं गार्ड से बातें भी कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपने हाथ से रुमाल नीचे गिरा दिया और उसे कहा, जवान रुमाल उठाओ। वो रुमाल उठाने के लिए झुका तो मैंने दोनों बम क्रेट में पड़े दूसरे बमों के साथ रख दिए। सिख गार्ड ने अदब से रुमाल पेश किया। मैंने कहा, वेल डन जवान, क्रेट बंद कर दो, मैंने असलहा चेक कर लिया है। उसने कहा, ठीक है सर, और सिख गार्ड ने क्रेट बंद करके उसके ऊपर पतरी चढ़ा दी। मैं उससे यूनिट के बारे में इधर उधर की बातें करता हुआ असलहे के जखीरे से बाहर आ गया। उस वक्त मेरी जेब में बड़े ही ताकतवर 2 पेंसिल बम पड़े थे, जिनको 2 घंटे के बाद फट जाना था। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था और मैं जितनी जल्दी हो सके बड़ी तोप प्रिया के मोर्चे में पहुंचना चाहता था, लेकिन कैप्टन वर्मा की मौजूदगी खतरे का अलार्म बजा रही थी। मैं उसे यूनिट से बाहर किसी काम पर भेजना चाहता था। चुनाचे मैंने फौरन उसे फोन करके बुलाया और कहा, कैप्टन, हमें घी की सप्लाई के बारे में शिकायतें मिली हैं। मैं चाहता हूं तुम शहर जाकर घी कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से खुद मिलो और बात करो। उसने कहा, सर, फोन पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा, नहीं कैप्टन, तुम उन लोगों को नहीं जानते। घी की क्वालिटी में भी मुझे फर्क लगा है, तुम खुद जाओ। कैप्टन वर्मा ने सैल्यूट करते हुए कहा, ओके सर। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार संजीदगी थी। ये मेरे लिए खतरे का बहुत बड़ा अलार्म थी। कैप्टन वर्मा चला गया तो मैंने उठकर दरवाजे पर गिरे पर्दे की ओट में से झांक कर देखा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कहीं ये जीओसी जालिंधर कैंट को फोन न कर दे। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। मेरी आंखें कैप्टन वर्मा पर लगी हुई थी। जीप में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और उसे दरख्तों के नीचे से निकालकर यूनिट के गेट की तरफ बढ़ गया। जब वो अहाते से निकलकर शहर जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया तो मैं वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। नए मेजर चरणजीत सिंह के चार्ज लेने में अभी 2 दिन पड़े थे। उसकी मुझे फिक्र नहीं थी। परेशानी इस बात की थी कि कहीं कैप्टन वर्मा शहर जाकर मिलिट्री पुलिस को फोन न कर दे कि उसे मेजर कृष्ण पर शुबा है। कुछ भी हो सकता था। हालात करीब करीब हंगामी ही थे। एक बार मुझ पर मिलिट्री पुलिस ने हाथ डाल दिया तो फिर निजात नामुमकिन थी। वक्त गुजर रहा था। मेरी जेब में पड़े हुए दोनों पेंसिल बमों के अंदर लगी हुई नन्ही सी गरारी ने चलना शुरू कर दिया था और 2.25 घंटे बाद इन बमों को कयामत खेज धमाके के साथ फट जाना था। कैप्टन वर्मा शहर जा चुका था। कम से कम मुझे तो यही यकीन था। अब इस किस्म के खदशात पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैं उठने ही लगा था कि फोन की घंटी बजी। मेरा दिल जोर से धुड़कने लगा। मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कैप्टन वर्मा। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, यस। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, मैं जालिंधर कैंट रेजिमेंटल से कर्नल बहादुर राज मुखर्जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा, यस सर। वो बोला, कैप्टन, तुम्हें हमारा खत मिल गया होगा। मेजर चरणजीत सिंह को सैटरडे को चार्ज लेना था, लेकिन हमने उसे कल ही भेज दिया है। वो आज तुम्हारे पास किसी वक्त पहुंच जाएगा। ओके। मैंने कहा, ओके सर। उसने पूछा, उधर यूनिट के जवान सब ठीक ठाक हैं? मैंने कहा, ओके सर, और फोन बंद हो गया। मेरी तो जान हवा हो गई थी। एक मुसीबत को बड़ी मुश्किल से रवाना किया था और दूसरी मुसीबत शहर से किसी भी वक्त छावनी आने वाली थी। मेरा राज फाश होने में थोड़ा वक्त ही रह गया था, या यूं कह लीजिए कि मौत और मेरे दरमियान चंद कदम का फासला था। अगर असली चरणजीत सिंह चार्ज लेने यहाँ पहुंच गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरे लिए यहाँ से फरार होना भी मुमकिन नहीं रहेगा, जबकि अभी मेरा मिशन पूरा भी नहीं हुआ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। मेरी जेब में पड़े पेंसिल बमों के फटने में 1.5 घंटा बाकी था। मैं अपने ऑफिस से निकल आया। अब इतना वक्त नहीं रहा था कि अपने बैरक वाले कमरे की तरफ जाता। मैं दरख्तों में खड़ी दूसरी जीप तक पहुंचा और तेजी से प्रिया तोप के मोर्चे की तरफ रवाना हो गया। टीकरी तक पहुंचते पहुंचते मुझे 7-8 मिनट लग गए। मेरी जीप देखकर वहां के गार्ड अटेंशन हो गए थे। मैंने जीप से उतरते ही रोबदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया, तुम लोग ड्यूटी से इधर उधर क्यों होता है? कैप्टन वर्मा को तुम्हारी शिकायत मिली है। तुम यहाँ यूनिट में है, जांगली लोग, इधर फिल्म देखने नहीं आया। ये कहकर मैं सीधा तोप के बंकर में उतर गया। गनर अटेंशन हो गए थे। मैंने उन पर रोब झाड़ना शुरू कर दिया और उन्हें कहा, चलो बाहर जाकर फॉल इन हो जाओ। वो एक कतार में बाहर निकल गए। अब मैं अपने शिकार के सामने तन्हा खड़ा था। वक्त किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ा जा रहा था। मैंने जेब से पेंसिल बम निकाले और उन्हें तोप के ब्रीच के सुराहों के अंदर धकेल दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर पर कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और फिर मैं तेजी से बाहर आ गया। बाहर चारों गनर्स और चारों गार्ड्स फॉल इन होकर अटेंशन खड़े थे। मैंने उन्हें मजीद डांटने के बाद ड्यूटी ठीक देने की हिदायत की और फिर जीप में सवार होकर वापस चल पड़ा। पेंसिल बम मैंने ब्रीच के अंदर इस तरह गिराए थे कि उन बमों को कोई नहीं देख सकता था। अब मेरा प्रोग्राम जीप समेत भागने का था।
बमों के फटने में 1 घंटा कुछ मिनट बाकी थे। मेरी जीप यूनिट के गेट के करीब पहुंच गई। जीप को गेट में ले जाने की बजाय मैं तेजी से गुजर गया। रास्ते में मुझे कैप्टन वर्मा के मिलने का अंदेशा था।